हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं, और विशेषताओं में हमने लास्ट विशेषता देखी थी निषेधात्मक राजनीति। निषेधात्मक राजनीति को हम फिर से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। निषेधात्मक राजनीति का मतलब क्या था? पक्ष और विपक्ष दो हर जगह पाए जाते हैं। एक सरकार में रहता है और एक विपक्ष में, जो जीत कर तो आते हैं लेकिन सरकार नहीं बना पाते, वो सब क्या कहलाते हैं? विपक्षी कहलाते हैं। जैसे संसद की बात करें तो जिसको 272 सीटें मिल गई, सेकंड चाहे कितना भी जोर लगा ले, उसे 171 से ऊपर सीटें नहीं मिल सकती। 101 सीटें राजस्थान में जिसको मिल गई तो दूसरे को 99 ही मिलेंगी, इससे ज्यादा सीटें उसे नहीं मिल सकती, तो दूसरे विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। भारत में विपक्ष का कार्य क्या है? सरकार की हर हाल में क्या करना? आलोचना करना, चाहे वो सही करे या वो गलत करे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आलोचना सिर्फ बीजेपी की ही हो रही है। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब बीजेपी वाले करते थे, बीजेपी की जब गवर्नमेंट है तो कांग्रेस वाले करते हैं। कुल मिला के बात यह है कि भारत में जो विपक्ष पाया जाता है, इसका एकमात्र एजेंडा क्या है? हर हाल में सरकार का विरोध करना, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो रफाल विमान आया तब विरोध है, राम मंदिर है तब भी विरोध है, हर मुद्दे पर सर्जिकल स्ट्राइक है, जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा हटाने पर भी विरोध है। तो कहीं ना कहीं हर एजेंडा, हर मुद्दा विपक्ष के निशाने पर रहता है, हर हाल में विरोध होता ही रहता है। जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी तो ये बीजेपी वाले हर मुद्दे पर राजनीति करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने आधार कार्ड को निराधार बताया था कि इसका यूज नहीं है और इसे नहीं लाना चाहिए। बीजेपी उस समय बड़ा विरोध कर रही थी आधार कार्ड का, और आज हर चीज को आधार कार्ड से जोड़ दिया है। बहुत सारी जगह अगर हम देखें तो बीजेपी ने जिन इश्यूज का विरोध किया था, उन्हीं इश्यूज को आज वो लेकर आ रहे हैं। तो विपक्ष में कहीं ना कहीं बैठकर बातचीत करना और विरोध करना एक फैशन बन गया, एक ट्रेड बन गया है। इसे हम कहते हैं निषेधात्मक राजनीति। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो विपक्ष है उसका एकमात्र उद्देश्य है सरकार को परेशान करना, सरकार को कार्य ना करने देना। किस प्रकार से सरकार के काम में बाधा अटकाई जाए और अपना एजेंडा स्पष्ट किया जाए। सरकार यदि अपना काम बहुत अच्छे से करेगी तो उसमें विवाद नहीं होंगे, तो उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ेगी, और विपक्ष ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है, इसलिए सरकार के विरोध में वो उठ खड़ा होता है। दल बदल की राजनीति, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना चाहिए कि दल बदल भारत के राजनीति की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 8 अनुसूचियां तो आपने पढ़ी थी कि मूल संविधान में थी, नवी जिम्मेदारी उन्मूलन के समय आई 1951 में, और 10वीं आई 1985 में दल बदल। इस समय इसमें एक मुहावरा बड़ा प्रसिद्ध था, आया राम गया राम, कि राम जो आया था दल बदल कर वो वापस चला गया। यानी कि दल तो ही ऐसे बदलते हैं जैसे क्रिकेट मैच में पिच बदलती है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से खेलते हैं, पेविलियन साइड और दर्शकों की साइड से, वो सिस्टम यहां भी चलता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, रामविलास पासवान, अभी तो वो भगवान को प्यारे हो गए, रामविलास पासवान, ये भारतीय राजनीति के दिग्गज इंसान का नाम है, और मैं इसे भविष्यवक्ता भी कहूं तो भी कोई बुरी चीज नहीं है। ये सबसे पहले आडवाणी जी, अटल जी की सरकार में थे 99 में, और ये 2004 तक मंत्री रहते हैं। अब 2004 में यूपीए गवर्नमेंट आती है, तो इन्होंने अटल जी यानी कि बीजेपी को छोड़ दिया। अटल जी बीजेपी के थे और ये कहां आ गए? कांग्रेस में आ गए, और 2004 से
2014 तक क्या रहते हैं, मंत्री। आप देखें इनकी सोच देखें, अटल जी के साथ ही रहे, मंत्री रहे, फिर यूपीए में आ गए, फिर मंत्री रहे। 2009 में भी चुनाव हुए, लेकिन 2009 में इन्होंने यूपीए नहीं छोड़ी और कांग्रेस को कंटिन्यू किया। कांग्रेस में जीत कर आए और वापस मंत्री बन गए। 2014 में पता नहीं इन्हें क्या लगा और इन्होंने कांग्रेस छोड़कर कहां आ गए, बीजेपी में आ गए और मोदी जी की सरकार बनी, फिर से मंत्री, ये लो फिर से क्या बन गए, ये मंत्री बन गए। और अभी 2019 में भी ये क्या बने, मंत्री बने। तो कुल मिलाकर ये लगातार मंत्री बनते आ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, दल बदल ही रहा। दल बदल के बाद ये लगातार मंत्री बनते रहे। अब यहां आपको एक बात और देखनी है, यहां एक नाम आपने अभी बिहार चुनाव में सुना होगा, चिराग पासवान। ये भी बिहार की राजनीति का बड़ा नाम है, केंद्र में इनका बड़ा रोल है, पासवान साहब के बेटे हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी से ये क्या हो गए, अलग हो गए और सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकी सरकार अभी भी एनडीए में शामिल ये हैं। तो भारत की राजनीति में क्या नजर आता है, दल बदल नजर आता है। राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में अभी घनश्याम तिवारी जी, अभी अभी नया उदाहरण है, 2 दिन पहले का ही, आपको जरूर देखना चाहिए। घनश्याम तिवारी जी जिन्होंने मुक्ति वाहिनी पार्टी बनाई थी और राजस्थान के नामी गिरामी चेहरे थे, इनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। सांगानेर जयपुर से चुनाव लड़ते थे और बड़े दबंग आदमी हैं। शिक्षा मंत्री भी लंबे समय ये रहे राजस्थान के वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में, लेकिन इन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को छोड़ दिया, अलग पार्टी बनाई और नहीं जीत पाए। वापस किस में आ गए, ये बीजेपी में ही वापस आ गए। बीजेपी को छोड़ के गए थे, वापस ये आ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर बात करें तो इतने जबरदस्त दल बदलते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम इसमें प्रमुख है, नवजोत सिंह सिद्धू का नाम प्रमुख है, बहुत सारे दिग्गज नेता। अभी सिंधिया साहब हैं एमपी में, वो पार्टी बदल कर आ रहे हैं। बहुत सारे नेता हमारे यहाँ दल बदल की प्रवृत्ति बहुत जबरदस्त पाई जाती है। बहुत सारे नेता अपनी पार्टी बदल देते हैं। इसके बाद देखते हैं दबाव की राजनीति। भारत के गठबंधन की विशेषता में आखिरी बिंदु क्या है, दबाव की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स। अब आप देखते हैं कि जब ममता जी, जिनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ये पश्चिमी बंगाल की पार्टी है। अभी बंगाल में 3 महीने बाद चुनाव भी हैं और ऐसा लगता है बंगाल के हालात कि देश से बाहर का ही कोई राज्य है, क्योंकि वहां के हालात सामान्य अभी नहीं नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की यदि हम बात करें तो ममता जी ने प्रेशर बनाया यूपीए गवर्नमेंट पर। अब यूपीए हम जानते हैं किसकी गवर्नमेंट थी, यूपीए मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बनने वाली गवर्नमेंट थी, जो कब से कब तक रही, 2004 से 2014 तक रही। ममता जी ने अपने सांसदों के दम पर प्रेशर बनाया और रेल का बढ़ा हुआ किराया क्या करवाया, माफ करवा दिया। और ऐसा लगने लगा कि रेल मंत्री को भी इन्होंने बदलवा दिया, रेल का बढ़ा हुआ किराया भी कम करवा दिया और ऐसा लगने लग गया कि दिल्ली का, भारत का सेंटर दिल्ली नहीं पश्चिमी बंगाल है। लगभग सारी ट्रेनें जो पॉसिबल हो सकती थी वो बंगाल से होकर गुजर रही थी या बंगाल जा रही थी। कुल मिला के बात ये थी कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर इतना प्रेशर डाल दिया कि यदि आपको मेरी बात नहीं माननी है तो मेरे लगभग 30 सांसद हैं और इन सांसदों को अगर मैं विड्रॉ करूंगी तो आपकी सरकार गिर जाएगी। इसीलिए प्रेशर में आकर हर हाल में यूपीए गवर्नमेंट को हर शर्त माननी पड़ी। ऐसा ही जयललिता जो अटल जी की सरकार में थी, इन्होंने भी बहुत जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स की। चंद्रबाबू नायडू
बहुत सारे ऐसे नाम हैं। प्रकाश सिंह बादल अभी कर ही रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट में आपने देखा होगा, यहां एक अलग फैक्टर भी हम देखते हैं। दो प्रकार की सरकार हम बनाते हैं, एक गठबंधन वाली जिसे हम साझा सरकार भी कहते हैं, और दूसरी पूर्ण बहुमत की। अब देखते हैं, यहां पर मोदी जी की सरकार है, यहां पर मनमोहन जी की सरकार है। हम जानते हैं कि यदि गठबंधन की सरकार है, साझा सरकार है, तो ऐसे में सहयोगियों की बात माननी ही पड़ेगी। सहयोगी या यूं कहें कंट्रीब्यूशन जो करने वाले हैं, पार्टिसिपेट जो करने वाले हैं, उनकी बात हर हाल में माननी पड़ेगी, क्योंकि यदि इनका समर्थन हट जाता है तो सीटें कम पड़ जाएंगी और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के अलावा ऑप्शन बचेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी का कार्यकाल देखें तो एक बार में 282 खुद की सीटें, दूसरी बार में 303 खुद की सीटें, और इनको चाहिए कितनी, 272 सीटें ही चाहिए। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, सहयोगियों को बुलाया और शामिल कर लिया, एनडीए में शामिल की थी, और फिर इन्हें एनडीए की सरकार इन्होंने बनाई। इन दोनों केसेस में अंतर क्या है, यहां जो सहयोगी होंगे उनकी पूर्ण दादागिरी चलेगी, जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार में इनकी हिस्सेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये एक भी बंदा निकालते हैं तो सरकार गिर जाती है। यहां पर उल्टा हो रहा है। प्रकाश सिंह बादल साहब जो पंजाब से आते हैं, और उनकी पुत्र वधू जो कृषि मंत्री थे अभी वर्तमान में, उनके बाद ही नरेंद्र तोमर साहब आए हैं, ये अपने कुछ सांसद निकाल भी लेते हैं, तब भी आप जानते हो 303 सीटें तो ऑलरेडी बीजेपी की ही हैं, तब भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत आती ही नहीं है। अभी राजस्थान के हनुमान बेनीवाल जी RLP लोकपा जो ये पार्टी है, राजस्थान के हनुमान बेनीवाल जी पहले विधायक भी रहे, अभी सांसद साहब भी हैं। इन्होंने भी कृषि बिल पर किसानों का साथ दिया, और मोदी जी की पार्टी बीजेपी एनडीए को धमकी दी कि यदि आप किसानों की ये बिल वापस नहीं लेते हैं तो हम हमारे सांसद वापस ले लेंगे। इनके सांसदों की संख्या कितनी है, 2, निकाल लें तब भी बीजेपी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सोच के देखें, 350 से ऊपर एनडीए की सदस्यता अभी है सरकार में, सारे सहयोगी भी निकल जाए, टोटल सहयोगी भी अगर निकल जाए, तब भी बीजेपी के पास कितनी सीटें रहेंगी, 303 सीटें रहेंगी, जो 272 से बहुत ज्यादा है। तो सरकार को कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, इसीलिए सहयोगियों को दबना है, अब मेन सरकार को नहीं। दूसरी कंडीशन में देखें तो यहां पर मनमोहन सिंह जी पर दबाव बहुत जबरदस्त था, सरकार बचेगी तो प्रधानमंत्री रहेंगे ना, यहाँ तो सरकार के ही लाले पड़ रहे थे, इसलिए हर हाल में जो भी सहयोगी उनकी बात माननी पड़ेगी ही पड़ेगी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। और अभी तो और भी जबरदस्त काम होने वाला है। अगर हम देखें, मोदी जी लोकसभा में पूरी बहुमत के साथ हैं, राज्यसभा में लगभग बहुमत आने वाला है, या 21 में और आ जाएगा, और राष्ट्रपति जी आप जानते ही हो क्या है क्या नहीं है, कानून 3 ही लोगों से बनता है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है वो भी सॉर्ट आउट होने वाली है। इसका मतलब हर जगह मोदी ही मोदी जी नजर आने वाले हैं। जो भी कानून होगा बहुत आसानी से पास करवा लिया जाएगा। 370 इसी का उदाहरण है, नोटबंदी इसी का उदाहरण है, तो कठोर राम मंदिर तो जुडिशियल सिस्टम से आया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रबल सरकार बनना देश हित में होता है। सर्जिकल स्ट्राइक, आपको याद हो एक न्यूज लीक हुई थी कि जब हमारे सैनिकों के सर काटे गए थे मनमोहन सिंह जी के समय, तो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में भी अटैक होने के चांसेस थे, लेकिन कुछ सहयोगियों ने मना कर दिया था कि हम इसमें साथ नहीं हैं, इसलिए मनमोहन सिंह जी चाहकर भी अटैक नहीं कर पा रहे थे। तो ये गठबंधन में कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ हमारे गठबंधन की प्रमुख विशेषताएं होती हैं समान।
इसमें अगला बिंदु है गठबंधन बनने का कारण। गठबंधन बनने के कारण की बात करें तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। इसीलिए दल क्या है? ज्यादा दल होंगे तो सीटों का क्या होगा? बंटवारा होना ही होना है। सीटों का क्या होगा? बंटवारा। और बंटवारा होगा तो पूर्ण बहुमत आसानी से नहीं आएगा। एक बात तो ये कि पूर्ण बहुमत आसान नहीं है। दूसरी बात यहाँ क्या होगी कि भारत में क्या है? विविधता है। संस्कृति आधार पर मान लीजिए, भाषा के आधार पर मान लीजिए, आप शिक्षा के आधार पर, रहन सहन, हर टाइप में, हर 10-20 किलोमीटर पे आपको लैंग्वेज चेंज तो नजर आए ही आएगा। पहनावा भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, फेस्टिवल से बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। बहुत प्रकार के चेंजेस हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नजर आते हैं भारत की सीमाओं के अंदर। ऐसी स्थिति में सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए क्या बनाना पड़ता है? गठबंधन बनाना पड़ता है। और अभी वर्तमान में दलों की संख्या 20 से 24 दलों की है, जिसमें अभी 7 राष्ट्रीय दल हैं। ये दल बदलते रहते हैं, निर्वाचन आयोग के अनुसार कम भी होते रहते हैं और ज्यादा भी होते रहते हैं। आपको याद होगा बसपा पहले बीच में राष्ट्रीय दल था, फिर हटा, अब वापस आ गया है। किसी भी राष्ट्रीय दल को हर चुनाव में मान्यता मिलेगी या नहीं ये तय होता है उसके वोटिंग परसेंटेज पर। राष्ट्रीय दल, राज्य दल दोनों की मान्यताओं की शर्तें हैं कि 2 सीटें मिलनी चाहिए, 6% वोट होनी चाहिए, कुल 2 राज्यों में 2-2 सीटें होनी चाहिए। ये सारी शर्तें चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित की गई हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, अपने किसी काम की भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी दल राष्ट्रीय दल बनेगा या नहीं, इसकी शर्तें निश्चित है संविधान में, और यदि वो शर्तें पूरी करता है तो निर्वाचन आयोग उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे देता है। यदि वो शर्तें किसी चुनाव में पूरी नहीं करता तो उससे राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया जाता है। तो हमारे यहाँ विविधता है, विविधता में सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। इसलिए भी हमारे यहाँ क्या आ रहा है? गठबंधन बार बार आ रहा है। दूसरा बहुदलीय व्यवस्था है, दल रह गए ज्यादा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, जैसे एक रोटी है और खाने वाले 2 लोग, तो रोटी कितनी मिल जाएगी? 1/2। लेकिन एक ही रोटी है और खाने वाले 10 हो गए तो अब कितना मिलेगी? एक रोटी के 10 हिस्से होंगे। तो जैसे ही दल ज्यादा बढ़ेंगे हिस्सेदारी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। फिर इसका दूसरा कारण भी है कि यदि हम सहयोगियों को साथ लेकर चलते हैं, गठबंधन में क्या होते हैं? सहयोगी, और सहयोगियों को यदि हम साथ लेकर चलते हैं तो पूर्ण बहुमत में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि किसी कारणवश बहुमत नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में ये जो सहयोगी हैं ये हमें आसानी से मिल जाएंगे और ये कभी हमारे से बार्गेनिंग नहीं करेंगे। जैसे मोदी जी ने एनडीए की सरकार पूरे बहुमत आने के बाद भी बनाई, बीजेपी की सरकार नहीं बनाई। इस बार भी एनडीए की सरकार बनाई, बीजेपी की सरकार नहीं बनाई। आने वाले भविष्य में यदि सीटें कम पड़ती हैं तो यही लोग बहुत आसानी से सरकार में शामिल हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब पूर्ण बहुमत था तो इन्होंने साथ दिया, जब कम पड़ेगा तो ये लोग साथ दे देंगे। इसी कारण बार बार हमारे यहाँ गठबंधन आता है। इसमें अगला बिंदु है गठबंधन की राजनीति के प्रमुख लाभ क्या क्या हैं। तो इसमें पहला लाभ है शासन की निरंकुशता पर रोक। आप जानते हैं हमारे यहाँ शासक, जैसे शासक को हम सरकार कह सकते हैं, पीएम और उसका मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं। तो ये कई बार क्या होता है, पूर्ण बहुमत होने पर निरंकुशता को प्राप्त हो सकता है, मनमाफी कार्य कर सकता है। इसीलिए जब गठबंधन हो
तो जो सहयोगी दल हैं वे आसानी से नियंत्रण करते हैं, आसानी से एक राय बनाने की कोशिश करते हैं और सभी की एक राय होने के कारण निरंकुशता में क्या आती है, कमी रहती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है गठबंधन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, सोचने की शक्ति ज्यादा हो जाती है। जैसे एक दल और उसी की पूर्ण बहुमत की सरकार हो तो विचारधारा कैसी रहेगी, एक, लेकिन दल 4 से 5 या 20-21 दल अटल जी की सरकार की तरह तो हर फैसला बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाया जाएगा और बहुत आसानी से निर्णय नहीं होंगे, इसलिए जनता को उन चीजों का लाभ मिलेगा। जनता को सभी दलों की विचारधाराओं के आधार पर कानून मिलेंगे, सबकी सहमति होगी और एक आम राय बनेगी, वो जनहितकारी होगी। इसीलिए शासन की निरंकुशता पर रोक लगाने का कार्य गठबंधन आसानी से करता है, क्योंकि शासन की यदि निरंकुशता स्थापित हो गई तो तानाशाही ज्यादा दूर नहीं नजर आती है।